नमस्कार। स्टूडेंट पॉइंट मधुवापुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 7 मृदा। मृदा चैप्टर से जो भी प्रश्न बनने वाले हैं, जो भारत के सभी एग्जामों से संबंधित है, और हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल मृदा चैप्टर। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न की तरफ। परिचय एवं वर्गीकरण। शैलों के विघटन तथा अपक्षय से उत्पन्न ढीले और असंगठित भू पदार्थों को मृदा कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मृदा पर प्रभाव डालने वाले कारक: मूल पदार्थ, धरातलीय दशा, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, समय। ये सभी प्राकृतिक रूप से मृदा पर प्रभाव डालते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा जनन। लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटी ऊपरी मृदा के निर्माण में कितना समय लगता है? तो 600 से 1000 वर्ष लगता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। मृदा के प्रकार: कणों का आकार मिलीमीटर में। कलिलीय मृत्तिका बहुत बारीक होती है। मृत्तिकाएं में 0.002% से कम मिलीमीटर की होती है। तो मृत्तिकाएं 0.002 मिलीमीटर से कम होती है। गाद 0.002 से 0.05 मिलीमीटर तक होती है। सूक्ष्म रेत 0.05 से 0.2 मिलीमीटर होती है। स्थूल रेत 0.2 से 2.0 तक होती है। बजरी एवं गुठिकाएं 0.2 से अधिक मिलीमीटर तक हो सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया? 2015 को। इसका मुख्य उद्देश्य मृदा के महत्व की तरफ वैश्विक ध्यान आकर्षित करना था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 8 मुख्य वर्ग है तथा 27 गौण वर्ग है। D.N. वाडिया ने भौमिकीय आधार पर देश में कितने प्रकार की मिट्टियों की पहचान की? 6 प्रकार की: काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और पर्वतीय वन। भारत की मिट्टियों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? बोमलेकर एवं लेदर के द्वारा। बोमलेकर के द्वारा 1893 में किया गया था और लेदर के द्वारा 1898 में किया गया था। मृदा की ऊर्ध्वाधर परिच्छेदिकाएं 3 संस्तर होते हैं इसमें। अनूढ़ या विक्षालन मंडल सबसे ऊपरी परत होता है, बारीक पदार्थों से निर्मित होता है, जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है और पौधे का पोषण में उपयोगी होता है। संपोढ़ या संचयन मंडल अपक्षयित या शिलाचूर्ण
सबसे नीचे मूल चट्टान होते हैं और मृदा निर्माण प्रक्रिया में असंभावित होते हैं। जलोढ़ मृदा के प्रकार। जलोढ़ मृदा बांगर होते हैं, जिसे प्राचीन जलोढ़ के नाम से जानते हैं, और ऊंचाई पर स्थित होते हैं। बांगर चुनोर कंकर की अधिकता होती है। नियमित उर्वरकों की जरूरत होती है। लवणीय एवं क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव मिलता है बांगर में। और खादर नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नवीन परत का जमाव होता है इसमें। चूनेदार पदार्थों की कमी होती है। उर्वरकों का सीमित उपयोग होता है। नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है खादर में। और चीका की अधिक मात्रा में पाए जाते हैं चीका। और बाढ़ हटने पर रबी की फसलों की बुआई, यह मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। भावर शिवालिक में गिरिपदीय क्षेत्र में स्थूल व गुटिका युक्त मिट्टी पाई जाती है। और तराई भावर के दक्षिण में दलदली व गाढ़ी मिट्टी होती है, जिसमें नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थ की प्रचुरता होती है। फॉस्फेट की न्यूनता होती है। यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ नाम से जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र पर पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी, इसमें अतिरिक्त नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी घाटी एवं केरल के तटवर्ती भाग में पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी। शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भावर एवं तराई क्षेत्र। करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में, और यह पीर पंजाल श्रेणी में पाई जाती है। करेवा मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए जानी जाती है? तो करेवा केसर की कृषि के लिए, इसके अतिरिक्त बादाम, सेब एवं अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए उपयोगी होती है। जलोढ़ मिट्टी के प्रमुख फसल चावल, गेहूं, गन्ना और जूट है। मक्का, तिलहन, जौ, फल, साग सब्जियां के लिए प्रमुख होते हैं जलोढ़ मिट्टी। फलीदार फसलों की खेती से जलोढ़ मिट्टी में तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। गंगा के मैदानी भाग में नवीन जलोढ़ मृदा अथवा खादर मिट्टी की गहराई कितने तक होती है? 2000 मीटर तक गहराई होती है खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी की। प्राकृतिक वनस्पति के लिए आवश्यक पोषक तत्व। पौधे की वृद्धि तथा विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक पोषक तत्व में फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन होते हैं। द्वितीय पोषक तत्व में कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व मैग्नीज, बोरोन, जिंक, तांबा, आयरन, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम, मोलिब्डेनम पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में विकसित कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जीवों का भक्षण करते हैं। प्रमुख
कीटभक्षी पौधे घटपर्णी, ड्रोसेरा, बीनस, फ्लाई ट्रैप आदि है। परिवहन कारक के आधार पर जलोढ़ के कितने अविभाग किए जा सकते हैं? तो इसे दो किए जा सकते हैं, जल द्वारा निर्मित क्षेत्र और वायु द्वारा निर्मित क्षेत्र। जल द्वारा निर्मित क्षेत्र में नदियां, सरोवरी और तटीय शामिल होते हैं। वायु द्वारा निर्मित जलोढ़ में लोयस और रेतीली शामिल होते हैं। गठन के जलोढ़ मिट्टी को बांटा गया है, तो शुष्क जलोढ़क में बांटा गया है। इसमें 85 डिग्री ईस्ट देशांतर के पश्चिम में पाए जाते हैं। आर्द्र जलोढ़क 85 डिग्री ईस्ट देशांतर के पूर्व में पाए जाते हैं। काली मिट्टी। काली मिट्टी के अन्य प्रमुख नाम। काली मिट्टी को रेगर, रेगूर, कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसे ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ या ट्रॉपिकल चेरनोजम के नाम से भी जानते हैं। तो काली मिट्टी के कितने नाम हैं? रेगूर या रेगर, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और ट्रॉपिकल चेरनोजम। भारत में काली मिट्टी रेगर का निर्माण हुआ है बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन से। रेगूर मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। मालवा के पठार पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? लावा मिट्टी। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। किस मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? रेगूर मिट्टी। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल की पहाड़ी प्रदेश में। किस ऋतु के दौरान काली मिट्टी स्वतः जुती हुई प्रतीत होती है? शुष्क ऋतु में। किस प्रकार की मृदा में वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चेरनोजम के नाम से। किस प्रकार की काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है? गहरी काली मिट्टी का। किस मृदा में केशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में। किस प्रकार की काली मिट्टी का निर्माण दक्षिण के बेसाल्ट ट्रैपों से हुआ है? छिछली काली मिट्टी का। मध्यम काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के टूट फूट से हुआ है? बेसाल्ट, शिस्ट, ग्रेनाइट और नीस के टूटने से हुआ है। मृदा। क्षेत्रीय मिट्टी, अपक्षेत्रीय मिट्टी, अंतःक्षेत्रीय मिट्टी। क्षेत्रीय मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें ऋतुक्षरित चट्टानी कणों की खनिज विशेषताएं आधारभूत चट्टानों से मिलती है, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। अपक्षेत्रीय मिट्टी वह मिट्टी है जो अपरदन माध्यमों के निक्षेप क्रिया से विकसित हुआ है, अर्थात यह दूर क्षेत्रों में बहाकर या उड़ाकर लाई गई महीन चट्टानी कणों से बनी है, जैसे जलोढ़ मिट्टी और लोयस मिट्टी। अंतःक्षेत्रीय मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी किसी प्रदेश की चट्टान रासायनिक ऋतुक्षरण से प्रभावित हो, मुख्यतः विलयन जैसी क्रिया होती है।
वहाँ अंत क्षेत्रीय मिट्टी का विकास होता है, जैसे चूना पत्थर, मृदा, रेंटजीना, टेरा रोसा, ये सभी अंतर क्षेत्रीय मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी और लोयस मिट्टी जो मिट्टी है वह है अक्षेत्रीय मिट्टी। मृत्तिका और गाढ़ के अनुपात के आधार पर काली मिट्टी के कितने समूह हैं? तो काली मिट्टी के मृत्तिका और गाढ़ के आधार पर ट्रैपीय काली मृत्तिकाय मिट्टी है, जो जिसका विस्तार प्रायद्वीपीय के अधिकांश भाग में है। ट्रैपीय काली दोमट मिट्टी है, जिसका विस्तार छोटे छोटे टुकड़ों में बेनगंगा घाटी और उत्तर कोंकण तट के क्षेत्र में हुआ है। काली मिट्टी परतों की मोटाई के आधार पर कितने वर्गों में बांटी जाती है? तो इसमें छिछली 30 सेंटीमीटर, मध्यम काली मिट्टी 30 से 100 सेंटीमीटर और गहरी काली मिट्टी 1 मीटर से अधिक में बांटी जा सकती है। भारतीय मृदा एक नज़र में। जलोढ़ मृदा देश के 43.4% भूक्षेत्र में पाई जाती है। इसका क्षेत्र सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब तथा समुद्रीय तटीय क्षेत्र है। मुख्य फसलें धान, गेहूं, आलू, गन्ना, दलहनी एवं तिलहन फसलें पाई जाती है। इसमें पोटास और चूना की अधिकता होती है जलोढ़ मृदा में, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म पदार्थ की कमी होती है। लाल मृदा देश में 18.6% भूभाग पर पाई जाती है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। लाल मृदा मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं, मक्का के लिए उपयुक्त है। इसमें लौह तत्वों की प्रचुरता होती है और लौह युक्त के कारण ही यह लाल होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी होती है लाल मिट्टी में। काली मृदा देश का लगभग 15.2% भूक्षेत्र पर है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार और गेहूं के लिए उपयुक्त है। पोटास, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की अधिकता होती है काली मिट्टी में। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी होती है। लेटेराइट मृदा 3.7% भूक्षेत्र पर है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा पर्वतपदीय क्षेत्र चाय, कॉफी, रबर, सिनकोना और काजू के लिए उपयुक्त है। लेटेराइट मृदा लोहा और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और चूने की कमी होती है लेटेराइट मृदा में। मरुस्थलीय मृदा दक्षिण पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज, सरसों और जौ के लिए उपयुक्त होती है मरुस्थलीय मृदा। लवण, फास्फोरस अधिक पाई जाती है। जीवाश्म एवं नाइट्रोजन का कमी होता है। पर्वतीय मृदा कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश पर्वतीय भाग तक पाया जाता है। सेब, नाशपाती, आलू के लिए आवश्यक या उपयुक्त होता है पर्वतीय मृदा। पोटास, फास्फोरस अधिक मात्रा में होती है और पोटास, चूना, फास्फोरस का अभाव या जीवाश्म की इसमें कमी होती है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कितने प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये 2 प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। मार काली मिट्टी, कावर काली मिट्टी। लाल मिट्टी इस मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं
वियोजन से होता है। इसमें फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इसे लौह ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसके कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली हो जाती है या पीली दिखाई देती है। जलयोजन के कारण लाल मिट्टी ही पीली दिखाई देती है, इसीलिए उसे पीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। देश का दूसरा प्रमुख मृदा समूह कौन सा है? लाल मिट्टी। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के रंग का प्रमुख कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड के कारण यह लाल होता है। लाल मिट्टी क्षेत्र की उच्च भूमियों पर किसकी खेती के लिए बेहतर स्थिति होती है? आलू की खेती, बाजरा, मूंगफली की खेती होती है लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी क्षेत्र की निम्न भूमियों पर किसकी खेती के लिए बेहतर स्थितियां हैं? चावल, रागी, तंबाकू, सब्जियों की खेती के लिए। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश क्षेत्र में लाल मिट्टी के विकास होने के कारण इसे किस नाम से जानते हैं? तो लाल मिट्टी के विकास होने के कारण प्रायद्वीपीय भारत में इसे मंडलीय मृदा के नाम से जानते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने लाल मिट्टी को कितने उपविभागों में विभाजित किया है? तो लाल मिट्टी, लाल बजरी युक्त मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लाल और काली मिट्टी में भारतीय कृषि अनुसंधान ने इसे मिट्टी को बांटा है। लाल मिट्टी के रासायनिक संगठन। अघुलनशील तत्वों की मात्रा 90.47%, लोहा की मात्रा 3.61%, एल्युमिनियम की मात्रा 0.70%, चूना की मात्रा 0.56%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.30%, पोटास की मात्रा 0.24%, सोडा की मात्रा 0.12%, फास्फोरस की मात्रा 0.09%, नाइट्रोजन की मात्रा 0.08% पाई जाती है लाल मिट्टी में। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी का क्षेत्र है बांदा, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कितने नामों से जानी जाती है? तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी को हम 2 नामों से जानते हैं, जिसमें पडुआ परवा मिट्टी या राकर मिट्टी। और राकर मिट्टी को 2 भागों में बांटा जा सकती है, मोटी राकर मिट्टी और पतली राकर मिट्टी। सामान्य तौर पर राकर मृदा कृषि हेतु उपयुक्त नहीं होती है, किंतु कुछ क्षेत्रों में उर्वरक के प्रयोग से चने और तिल आदि की कृषि हो रही है। लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का अध्ययन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? बुकानन के द्वारा किया गया 1905 में। लेटेराइट मिट्टी की प्रमुख विशेषता है भीगने पर यह मिट्टी मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर काफी कड़ी और ढेलेदार हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? शुष्क एवं आर्द्र मौसम के वैकल्पिक रूप से आने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? केरल में। लेटेराइट मिट्टी किस प्रकार के मृदा का उदाहरण है? क्षारीय मृदा का। लेटेराइट मिट्टी कम उपजाऊ मृदा की श्रेणी में आता है।
लेटेराइट मिट्टी चूने की कमी के कारण अम्लीय होती है तथा अम्लीय होने के कारण किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है लेटेराइट मिट्टी। कणों के आधार पर लेटेराइट मिट्टी कितने उपविभाग हैं? तो इसके 3 उपविभाग हैं। भूजलीय लेटेराइट मिट्टी, गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी, श्वेत लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के रासायनिक विश्लेषण में निम्नलिखित प्रमुख तत्व है। सिलिका 32.64%, एल्युमिनियम 25.28%, लोहा 18.7%, चूना 0.42%, फास्फोरस 0.07%। लेटेराइट मिट्टी के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक अम्लीय है। लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश। भारत के किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरेक होने के कारण अनुउर्वर होता है? लेटेराइट मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र की घाटियों एवं ढालों पर 2700 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई के भागों में पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी के अम्लीय गुण होने के क्या कारण हैं? ह्यूमस की अधिकता के कारण पर्वतीय मिट्टी अम्लीय होते हैं। पर्वतीय मिट्टी को कितने उपवर्ग में विभाजित किया जाता है? 2 उपवर्ग में, दोमट पाडलोज मिट्टी, उच्च स्थानीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी को वनीय मृदा के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय मिट्टी में गहराई कम और संरंध्र युक्त होती है। पहाड़ी ढालों पर विकसित होने के कारण पर्वतीय मिट्टी में किस प्रकार की कृषि होती है? तो पर्वतीय मिट्टी में चाय, कहवा, मसाले और फलों की खेती होती है। करेवास मृत्तिका जो जाफरान, केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का विकास किन क्षेत्रों में होता है? अत्यधिक तापमान वाले जलवायवीय क्षेत्रों में जहां वर्षा नगण्य एवं वाष्पीकरण की दर अधिक होती है वहां मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। भारत में मरुस्थलीय मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी को अनुर्वर श्रेणी में क्यों शामिल किया जाता है? इसमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थ की न्यूनता के कारण मरुस्थलीय मिट्टी को अनुर्वर की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित मिट्टी कौन सी है? मरुस्थलीय मिट्टी। गंगानगर एवं हनुमानगढ़ राजस्थान। मरुस्थलीय मिट्टी को कितने उपवर्ग में विभाजित किया जाता है? तो इसे 2 उपवर्ग में विभाजित किया जाता है, रिगोसोलिक और लिथोसोलिक के रूप में। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां में किसकी मात्रा अधिक है? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मिट्टी का विकास कितने क्षेत्रफल में हुआ? 1,42,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में और प्रतिशत में 4.32% क्षेत्र में हुआ। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी विकास के किस क्रम में संबंध है? अंतर क्षेत्रीय मिट्टी के रूप में। मिट्टी में लवणता किस कारण होती है? सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता या प्रचुरता के कारण।
लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी का विस्तार है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी के क्षेत्रों को किन स्थानीय नामों से जाना जाता है? रेह, कल्लर, ऊसर, राकर, धूर, कर्ल, चोपन के नाम से जानते हैं लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी को। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी का विकास हाल के वर्षों में किस कारण बढ़ा है? नहरी सिंचाई के कारण। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी का उपचार कैसे किया जाता है? सुप्रवाह, चूना, जिप्सम का प्रयोग और लवण रोधी फसलों बरसीम, चावल, गन्ना की खेती करके। जिप्सम तथा पाइराइट का प्रयोग किस मिट्टी को कृषि योग्य बनाया जाता है? लवणीय मिट्टी को। लवणीय मृदा का विस्तार क्षेत्र है पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा, सुंदरबन क्षेत्र, कच्छ का रण में। सामान्य फसलों को उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7। अम्लीय मृदा का निर्माण होता है उच्च तापमान के साथ, भारी वर्षा एवं अत्यधिक लीचिंग के कारण। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चूने का। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय मिट्टी। मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव पड़ता है? यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र पाया जाता है गुजरात में। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? लाइम का। पीटमय एवं दलदली मिट्टी। पीटमय मिट्टी का निर्माण होता है आर्द्र क्षेत्रों में विपुल मात्रा में जैव पदार्थ का संचयन से होता है। पीटमय मिट्टी स्वभाव से अम्लीय तथा रंग में काली होती है। पीटमय मिट्टी का विस्तार क्षेत्र पाया जाता है कोट्टायम, अकपुज्जा जिला, केरल में। केरल के अलपुझा जिले में पीटी मिट्टी को क्या कहते हैं? कारी। दलदली मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तरी बिहार, अल्मोड़ा, उत्तराखंड क्षेत्र में। दलदली मिट्टी का निर्माण होता है जल लग्नता के कारण, मिट्टी की बात निरपेक्षी दशाओं, लोहा की उपस्थिति एवं जैव पदार्थों के बदलाव के कारण दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। दलदली मिट्टी का रंग नीला क्यों होता है? फेरस आयरन के कारण। मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सूरतगढ़, राजस्थान से की गई। इसका उद्देश्य 3 साल में 14 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है। यह कार्ड किसी खेत विशेष की मृदा के पोषक तत्व की स्थिति को बताता है और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए जरूरी पोषक तत्व की उचित मात्रा की सिफारिश भी करता है। तराई मिट्टी। तराई मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है हिमालय के गिरिपद के सहारे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में। तराई मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ है? शिवालिक पहाड़ियों से
प्राप्त अपरदित पदार्थ के निक्षेपण से। हिमालय नदियों के भारी निक्षेप से हुआ है तराई मिट्टी का निर्माण। तराई मिट्टी के दलदली होने का क्या कारण है? त्रुटिपूर्ण अपवाह के कारण तराई मिट्टी दलदली हो जाती है। तराई मिट्टी बेहद उपजाऊ होती है, जिसका कारण यह फसलों के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। धान, गन्ना, गेहूं, मक्का के लिए तराई मिट्टी बेहद उपजाऊ होती है। कंकाली मिट्टियां कहाँ पाई जाती है? विंध्य बलुआ पत्थर और लद्दाख शैल चट्टानों के ऊपर पाई जाती है कंकाली मिट्टी। कंकाली मिट्टी के परतों की मोटाई कितनी होती है? 7 से 15 सेंटीमीटर। कंकाली मिट्टी की उर्वरता कम होने के कारण इसमें मोटे अनाजों की खेती की जाती है। तो मोटे अनाज की खेती कहाँ की जाती है? कंकाली मिट्टी में। भारतीय मिट्टियों की समस्या: मृदा अपरदन, उर्वरता की कमी, मरुस्थलीकरण, लवणता एवं क्षारीयता, जल लगनता, बंजर भूमि, नगरीकरण एवं परिवहन विकास, मानवीय हस्तक्षेप के कारण ये सभी भारतीय मिट्टी की समस्याएं हैं। मृदा अपरदन क्या होता है? प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल, वायु आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक अपनयन को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के परिणाम के आधार पर कितने वर्गों उपवर्गों में बांटा जा सकता है? तो इसे 2 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। सामान्य मृदा अपरदन, जिसमें अपरदन की गति मृदा निर्माण की प्रक्रिया से धीमी होती है। विध्वंसक मृदा अपरदन, जिसमें अपरदन की गति मृदा निर्माण से तीव्र होती है। मृदा अपरदन की अवस्था के आकलन हेतु जेनी द्वारा दिया गया सूत्र है। तो जेनी ने सूत्र दिया था पोटेशियम बट्टे सोडियम, यह अनुपात 1 या अधिक है तो सामान्य, और यदि 1 से कम है तो विध्वंसक होगा। भारत में जल द्वारा मृदा अपरदन प्रमुख प्रकार है। परत अपरदन, इसमें बिना पता लगे मिट्टी की ऊपरी पतली उपजाऊ परत हटा ली जाती है। नदी का अपरदन, इसमें अपरदन द्वारा अंगुलाकार नदिकाओं का निर्माण हो जाता है। अवनलिका अपरदन, इसमें नदिकाएं बढ़कर अवनलिकाओं में परिणत हो जाती है, जिसमें समूचा क्षेत्र बीहर और उत्खात भूमि के रूप में बदल जाता है। उत्तर प्रदेश में बीहर क्षेत्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी के बीहर के प्रमुख जिले कौन से हैं? आगरा, इटावा, जालौन। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से प्रभावित जिले कौन से हैं? आगरा, मथुरा, इटावा। भारत के बीहरों का विवरण: राज्य क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में, राज्य क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में। उत्तर प्रदेश में 12.30 लाख हेक्टेयर बीहर क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में 6.83% बीहर प्रदेश है। बिहार में 6% बीहर प्रदेश है। राजस्थान में 4.52 बीहर प्रदेश है। गुजरात में 4% बीहर है। पंजाब में 1.2 लाख हेक्टेयर में बीहर क्षेत्र है।
पश्चिम बंगाल में 1.04 बीहड़ क्षेत्र है। तमिलनाडु में 0.60 बीहड़ क्षेत्र। महाराष्ट्र में 0.20% लाख हेक्टेयर में बीहड़ क्षेत्र है। चंबल और यमुना नदियों के काछार में विस्तृत बीहड़ किस लिए कुख्यात है? डाकुओं और समाज विरोधी तत्व के बसेरा के लिए। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम है। स्फाग या बूंदाघात अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन, अवनलिका अपरदन, धारा चैनल अपरदन। मृदा संरक्षण के संबंध में भारत में प्रचलित प्रमुख पद्धतियां कौन कौन सी है? सांख्यावर्तन, वेदिका निर्माण, वायुरोध। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? स्वधर्म। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है चंबल और यमुना की उत्खात भूमि, पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, ताप्ती से शरावती साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, मालवा पठार, महाराष्ट्र का रेगर मिट्टी क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के शुष्क क्षेत्र। मृदा संरक्षण के आवश्यक उपाय: वृक्षारोपण प्रोत्साहन और पेड़ काटने पर प्रतिबंध, बीहरों और वेटलैंड्स का उपजाऊ भूमि में परिवर्तन, लवणीय और क्षारीय भूमि में सुधार, लंबे समय से परती भूमि को उपजाऊ बनाना, बाढ़ की रोकथाम, नहरों के किनारे पक्का पर जल रिसाव को रोकना, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में हवा के मार्ग में अवरोध स्थापित करना, वैज्ञानिक फसल चक्र। रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग और जैविक उर्वरकों का प्रोत्साहन करना। फसल चक्र क्यों आवश्यक है? मृदा की उर्वरता शक्ति की वृद्धि के लिए। कौन सी फसलें भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसल चना, मटर, सोयाबीन, उड़द, बीन्स, अरहर। इन सब की खेती भूमि की फसल की उर्वरता बढ़ाने के लिए की जाती है। मरुस्थलीकरण की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में किस संस्थान की स्थापना की गई? काजरी की। किस राज्य में मृदा अपरदन और अवक्रमण से प्रभावित क्षेत्र सर्वाधिक है? राजस्थान में। उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वर्णाच्छादित भूमि को किस नाम से जानते हैं? तराई के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मृदाएं और उनके स्थानीय नाम। जलोढ़ को उत्तर प्रदेश में काप के नाम से जानते हैं। खादर को कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ के नाम से जानते हैं। बांगर को उपरहार, दोमट, मटियार, बलुई, दोमट के नाम से जानते हैं। लवणीय एवं क्षारीय मृदा को रेह, ऊसर, बंजर, कल्लर, थूर के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड की लाल मृदा को पटुआ, राकर के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड की काली मृदा को मार, काबर, रंगूर, कपास मृदा के नाम से जानते हैं। विंध्य क्षेत्र की मृदा को भोंटा या मोटा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर 7 मिट्टी यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 8 लेकर जीव मंडल। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
या तो मिट्टी चैप्टर से इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या तो पूछने की संभावनाएं बनती है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।